चैप्टर 10 द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पूरी कंप्लीट हो गई। पाटलिपुत्र वाला जो टॉपिक्स है इसे भी हम लोगों ने कंप्लीट करा था। और जाते जाते लास्ट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर करा था बच्चों, वो था हमारा मॉडर्न। तो चलिए आज इस वीडियो को पूरी कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा लास्ट टॉपिक जो बच्चा पढ़नी है वो है मॉडर्न इकोनॉमी और डिक्लीन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे के जो बीट्स वगैरह हैं हो सके तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो गाइस ये है कि मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आप कई सारे कमेंट्स करने के बाद भी मैंने टाइम पे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो कि आपने इसके लिए मैसेज करा हुआ था, टाइम से इन वीडियोस को लेकर के नहीं आ पाया हूँ। इसके लिए मैं काफी सॉरी फील कर रहा हूँ। मुझे चूंकि अभी सेशन एंड का टाइमिंग है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले, इसलिए मैं अपने कोचिंग में अपने क्लासेस में इतना बिजी हूँ, इस वजह से मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। इस वजह से मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। और ऊपर से मेरी जो माइक है ना वो भी खराब हो गई थी, थोड़ी सी डेड हो गई थी, उसे बनवाना पड़ा, तब जाकर के मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ने लास्ट टाइम देखा था 4 लाइंस के बारे में, जो कि सिटिंग बैक टू बैक ऑन सर्कुलर बेस हैविंग बीन इक्विसली कार्व्ड आउट फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ये वाली जो ईयर डेट है ना, इसे अच्छे से याद करो। आपको याद रखनी है 1950 में ये जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है ना, द नेशनल एम्बलम जो इंडिया की हमारी है, उसको द लाइन कैपिटल को बनाया गया। तो ऐसे कह सकते हो जो लाइन कैपिटल है जो कि मौचंद अशोका ने बनवाया था, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसने कई बार आपने अपने जो 1 रुपए की कॉइन होती है ना, वहां पे आपने देखा होगा काफी सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा होगा, जहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं नेशनल एम्बलम वो आपको छपी हुई मिल जाएगी। द व्हील रिप्रेजेंटिंग मोशन एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे देखो इस नेशनल एम्बलम में जो कि आपको जो हमारा फ्लैग है ना, इंडियन फ्लैग, इस इंडियन फ्लैग के सेंटर में आपको ये जो व्हील है वो आपको नजर आ रहा है, जो कि इधर से ही कॉपी करा गया है। यहाँ पे इमेज देख सकते हो आगे, ये जो लेफ्ट में आपको दिख रही है अशोकन पिलर है, जो कि वैशाली में है। और सेकंड साइड में यानी जो राइट साइड में आप देख पा रहे हो बच्चों, ये हमारा लायन कैपिटल है, जो कि अशोकन पिलर का पार्ट, विच वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इन 1950। तो 1950 में से नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। आगे बढ़ते बच्चों, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा है मॉडर्न इकोनॉमी। बच्चों इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आखिर किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, करेंसी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, देश में विकास के कार्य करते हैं, डेवलपमेंट करवाने का काम करते हैं, सड़कें बनवाते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं। सरकार जो है वेलफेयर के जो काम है वो कर रही होती है। इवन सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो स्टाफ्स होते हैं उसको सैलरी देने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए कई प्रकार के खर्चे होते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा भी पूरे कंट्री को रन करवाने के लिए, पूरे पीपल्स जो होते हैं वहाँ पे, उन सभी को धन की आवश्यकता होती है अपना अपना डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो आपको बच्चों यहाँ पे इस टॉपिक में आप पढ़ोगे कि जो मॉडर्न इकोनॉमी थी, इवन कह सकते हो मॉडर्न एम्पायर के टाइमिंग में, वहाँ के जो लोग हैं वो भाई अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करता था, किस प्रकार से उनके जीवन यापन होती थी, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, लोगों की जो आय है, जो व्यय है, देश की जो आय है, व्यय है, मींस इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। क्या लिखा है, द मौर्यन रूलर्स हैड यूनिफाइड द कंट्री एंड ब्राउट पीस एंड स्टेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि जो मौर्यन रूलर है ना, वो उसने क्या करा, पूरे कंट्री को, उस वक्त की जो इंडिया थी उससे पूरा यूनिफाइड करा, एक बना के रखा हुआ था। और साथ ही साथ पूरे कंट्री में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करा था। इसके पहले जो हमने पढ़ा था ना महाजनपदा के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 16 जनपदा में जो हमारा इंडिया है वो डिवाइडेड है। तो बेसिकली छोटे छोटे डिफरेंट कई सारे स्टेट्स जो है वो बने हुए थे। वहाँ पे जो अलग अलग रूलर्स होते थे, किंग होते थे, वो वहाँ पे रूल करते थे। तो उसमें क्या थी ना, काफी आपस में टकराहट होती रहती थी, कई बार लड़ाइयाँ होती थी। तो जो सिचुएशन है वो पीस नहीं होता था। और यहाँ पे इसने क्या कहा, लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो गए और कंट्री में स्टेबिलिटी आया। किसी और कंट्री के साथ युद्ध होने की जो चीजें हैं वो खत्म हो गई थी। तो एक प्रॉपर उन्हें टाइम मिलती है, कंडीशन मिलती है, और जिस वजह से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड मेड द एम्पायर रिच एंड प्रॉस्परस। देखो जब भी युद्ध होती है ना, तो एक कंट्री की काफी सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो इसके लिए वेस्ट हो जाती है, इवन बर्बाद हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो भाई यदि कंट्री के बीच में कोई वॉर नहीं होती है, तो जो धन दौलत वॉर में खर्च होने वाली होती है, उन पैसों का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं,
कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करने में, कंट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों याद रखनी कि जो एग्रीकल्चर है ना, वो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। यानी कि कह सकते हो इस कंट्री के जो ऑलमोस्ट 100% पीपल हैं, वो 100% नहीं कह सकते, कुछ कुछ व्यापार भी हैं, बिजनेसेस वगैरह भी संभालते हैं, या फिर कह सकते हो कोई आर्मी में होते हैं, कोई जो है राजपाट का काम चला रहे होते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग रहते हैं। तो उन सारे लोगों को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर वाले जो काम है वो करते हैं। फार्मर्स वर इनकरेज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, और जो फार्मर है उन्हें ना और ज्यादा मोटिवेट करा जाता था, उसे इनकरेज करी जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है कंट्री का उसमें आप एग्रीकल्चर करो और अधिक से अधिक जो है वो प्रोडक्शन करनी है फूड्स की। इरिगेशन फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू देम, और देखो जो एग्रीकल्चर है वो करने के लिए आपको इरिगेशन चाहिए, तो जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को इरिगेशन के लिए बेसिकली फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो किसानों के द्वारा खेती करी जा रही है। तो वो जो जमीन है जहाँ पे किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उस लैंड के बदले में सरकार रेवेन्यू लेती है कुछ अमाउंट में, ताकि जो किसान है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर भी करता रहे, और एक किसानों को, बाकी सारे लोगों को, कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को एक तरह से प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी दे सके, और गवर्नमेंट जो है अन्य तरह की जो फैसिलिटीज है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो छोटी सी एक तरह से कह सकते हो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के बदले, उन्हें सिक्योरिटी मिलने की वजह से, थोड़ी सी डेवलपमेंट कार्य करवाने के बदले में छोटे छोटे जो फीसेस हैं वो जो सरकार है वो क्या करती है, लोगों से लेती है, फार्मर से लेती है। और ये इसका चीफ सोर्स था, जैसे कि अभी के समय में कहा जाता है ना, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, चीज़ों को परचेज करते हैं तो उसमें जो टैक्स देते हैं, तो ये सब जो टैक्स छोटे छोटे होते हैं, इनसे जो सरकार है वो इन पैसों से ही हमारे लिए सड़कें बनवाती है, हमारे लिए स्कूल बनवाती है, हमारे लिए कह सकते हो जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनवा रही होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, मॉडर्न कह सकते हो इकोनॉमी है, सरकार क्या करती है, किसानों से रेवेन्यू लेती है छोटे छोटे अमाउंट्स में, और फिर अपना कंट्री को मैनेज करती है। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद श्रीलंका, इजिप्ट एंड ग्रीस। देखो बच्चों, ये जो कंट्री है, हमारा जो मौर्यन एम्पायर था, ये अपना जो ट्रेड है वो दूसरी कंट्री के आउट ऑफ इंडिया भी ये बेसिकली बिजनेस क्या करते हैं। जैसे आप देख सकते हो श्रीलंका के साथ बिजनेस हो रही है, इजिप्ट के साथ हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज ग्रीस के साथ हो रही है। जो टैक्सेस हैं वो ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पीपल हु वर्क इन माइंस, फॉरेस्ट एंड अदर प्रोफेशन। बच्चों आप सोचो, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद सरकार पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर लेती थी? तो बच्चा ऐसा नहीं है। वो जो है फार्मर्स के अलावा माइन से, माइन समझते हो ना बच्चों, वो जो जमीनों के अंदर से जितने भी मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे कोयला निकालना हो, पत्थर निकालना हो, जो भी चीजें निकालनी हो, तो आप जब माइंस करके निकालते हो ना, चीजें को खोद के निकालते हो, जो भी चीजें निकाली जाती है उसे माइंस कहते हैं, इस काम को माइंस कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, जंगलों में काम करने वाले जो लकड़ियां बेच रहे हैं, जंगलों पे निर्भर हैं, वहां से फल फ्रूट्स जमा करते हैं, बेचते हैं, या फिर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन थे वहां पे जो लगे हुए वर्कर्स होते थे, उन सभी से भी टैक्सेस कलेक्ट करी जाती है। दिस हेल्प टू पे सैलरीज फॉर ऑफिसर्स। तो ये जो सरकार टैक्सेस लेती है, अब आप सोचोगे सरकार इतनी सारी टैक्सेस ले रही है, स्टाफ से वो इतनी सारी टैक्सेस लेती क्यों है? तो बच्चों ये जो टैक्सेस है, वो ये जो रेवेन्यू है वो ली जाती है ताकि लोगों को सैलरी दी जा सके, जो ऑफिसर्स है, ताकि मेंटेन करी जाए, जो आर्मी है उनकी लार्ज आर्मी को मेंटेन करा जाए, उनको सैलरी दी जाए, उनके रहने के लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो करी जाए। इसके अलावा सड़कें बनाई जाए, हॉस्पिटल्स बनाई जाए, जो भी वेलफेयर के काम होती है लोगों के लिए, इरिगेशन के लिए नहर खुदवानी हो, तालाब खुदवानी हो, तो ये सभी जो काम है लोगों के लिए इन टैक्सेस से करी जाती थी। अब लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा है कि डिक्लीन, आखिर जो मॉडर्न अंपायर वो तो पूरी तरह से कंप्लीट और खत्म कैसे हो गया? यदि इतनी अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं थी, लोगों को मिल रही थी, मॉडर्न अंपायर में जो लोग हैं इतने हैप्पी थे, राज्य इतना ग्रो कर रहा था कंप्लीटली, तो भाई क्या प्रॉब्लम रहा जिस वजह से मॉडर्न अंपायर डिक्लीन करा? तो बच्चों से कई सारे रीजन है, आपको देखने यहाँ पे कि जब अशोका की डेथ हो गई 323 बीसी में, तो भाई उसके बाद से ही ये जो ईयर था ना, वो मौर्यन अंपायर को डिक्लीन कराने की ओर ले गया। जब तक अशोका है तब सब कुछ वेल सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल मस्त चकाचक। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या होना शुरू होता है? तो इसके बाद ही डिक्लीन होना शुरू होता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? तो बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यही तो हुआ कि जैसे अशोका का डेथ हुआ तो अब रूलर चेंज हो गया, और जो रूलर आया हो सकता है वो इतना कैपेबल ना रहा हो कि पूरी इतनी बड़ी सी एम्पायर को मैनेज किया जा सके, हर एक लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जितने सारे ऑफिसर्स हैं उन सब पे अच्छे से मैनेज किया जा सके और उनसे अपना काम निकलवाया जा सके। तो ये सब वजह रहे जिस वजह से मौर्यन अंपायर धीरे धीरे डिक्लीन करने लगा। कुछ और रीजन की बात करें तो कह सकते हो यहाँ पे जो अशोका है और उनके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे, उसमें उतनी कह सकते हो ना वो पावर नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी कि इतने बड़े से एम्पायर को वो रूल कर सके। द एम्पायर वाज टू वास्ट एंड इट वाज नॉट इजी टू कंट्रोल द फार फ्लंग टेरिटरीज। वास्ट मतलब बहुत ही विशाल,
बड़ा। तो उस वक्त के ये हिसाब से कहा जाए तो इंडिया को रूल करना अपने आप में बहुत ज्यादा कठिन काम था, क्योंकि अभी देखो ना हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, तब जाके हम पूरी इंडिया को रूल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। लेकिन सोचो ना उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सड़कें अच्छी नहीं है, आने जाने के व्हीकल्स नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, तो उस वक्त आप कैसे एक जगह पर रह करके पूरी कंट्री को मैनेज कर सकते हो? यदि कहीं पे छोटी मोटी कैसे हिंसा हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, विद्रोह हो जाती है, तो आप कैसे प्रशासन को भेज सकते हो वहाँ पे मैनेज करने के लिए? तो इस वजह से एम्पायर इतनी बड़ी थी कि धीरे धीरे जो लोग हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाने लगे, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। और क्योंकि सेंटर में कोई उस तरह का क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, और इसीलिए द प्रोविंशियल वाइसरायज डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो जो डिफरेंट वाइसरायज हुआ करते थे अलग अलग प्रोविंसेस में, तो उन सभी ने क्या करा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और मौर्यन एम्पायर में रहने से मना किया, और वो मौर्यन एम्पायर से अलग हो जाते हैं। तो ये डिक्लीन हो गया धीरे धीरे। जो एक्सपेंशन इस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मैनेज करने में, तो अब देखो ना, यदि आपके पास रूलर अच्छे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तो आप भाई काम करवाना चाहते हो, उसके लिए जो रेवेन्यू है, जो पैसे हैं वो नहीं आ पाते हैं, आप रेवेन्यू प्रॉपर टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पाते हो, सिस्टम अच्छी नहीं है, वो करप्ट हो जाती है, तो प्रॉपर जो सरकार के खजाना है उसमें पैसे नहीं पहुंचते, और इस वजह से जो कंट्री है उसको मैनेज करने के लिए जो धन चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पाती है। An elaborate administrative system was a heavy drain on the state treasury। अब ये जो सरकार के खजाने हैं वो धीरे धीरे कम पड़े जा रहे, और इस तरह से ये कुछ 5 पॉइंट्स है, जहां से कह सकते हो आप 4 पॉइंट्स है, जिसमें जो मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लेयर होते हैं। कुछ और भी चीजें लिखी हुई है, देखो लास्ट में क्या लिखा है कि तो लास्ट मौर्यन रूलर्स का नाम था बृहदत्त, इसको याद रखनी है। बृहदत्त लास्ट मौर्यन एम्पायर होती है, रूलर होती है, और जो मौर्यन एम्पायर की फर्स्ट रूलर होती है बच्चों, वो होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको किल्ड करा पुष्यमित्र शुंगा ने। ये इसको नाम को याद रखना है। जो बृहदत्त है वो लास्ट रूलर है, इसे किल करा था बेसिकली पुष्यमित्र शुंगा ने, और इसके बाद यहाँ से जो शुंगा डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है। Thus ended a long glorious chapter in the history of ancient India। और इस तरह से जो हमारा मौर्यन एम्पायर के लॉन्ग ग्लोरियस हिस्ट्री है इंडिया की, वो धीरे धीरे ऐसे करके एंड हो जाती है। लास्ट रूलर बृहदत्त है, इसे किल करा था पुष्यमित्र शुंगा ने, और एंड में जाकर के पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू करी जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी। इसके बारे में हम लोग फर्दर क्लासेस में आने, जब क्लास 7 में 8 में जाओगे तो वहां पे इसके बारे में आपको पढ़नी होती है। चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ से कई बार आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो यहाँ से बनती है। आप याद रखनी है बच्चों, ये मंत्री परिषद क्या होती है, तो इट वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच असिस्टेड द किंग। मंत्री परिषद मतलब बच्चों क्या हो, जो मिनिस्टर्स की समूह होती है, जो काउंसिल होती है, जो ग्रुप होती है मिनिस्टर्स की, जो एक किंग को हेल्प कर रहा होता है, एक राजा को हेल्प कर रहा होता है, उसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है कुमारास, यानी कि कुमार्स भी ऐसा कह सकते हो आप। तो बताओ कुमार्स क्या है, तो इट वर द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस होते हैं, यानी कि रॉयल खानदान में राजाओं के जो पुत्र हुआ करते हैं ना, कई सारे पुत्र होते थे, राजा के भाई के पुत्र हैं, या फिर राजा के बहन के पुत्र हैं, तो राजा के बेटा का बेटा है, पुत्र है, उन सभी को हम लोग कुमार कहते हैं। हु वर पुट इन चार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। और जो डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं उसके जो वाइसराय है ना, उसके जो कैसे तो गवर्नर है, वो इन कुमार्स को बनाया जाता था। नेक्स्ट है ग्रामा। व्हाट इज ग्रामा, तो ग्रामा मीन्स विलेजेस। अभी भी हम लोग गांव में ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है स्तूपाज। स्तूपाज क्या है भाई, तो स्तूपाज आता सॉलिड सेमी सर्कुलर डोम शेप्ड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर विच हैव रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर बेस। कहते हैं स्तूपाज क्या होती है कि जो गौतम बुद्धा है ना, लॉर्ड बुद्धा है, उनकी बॉडी के छोटी छोटी जो अंशेस हैं वो इन डोम्स के अंदर रखे जाते हैं। और ये जो डोम है, डोम शेप्ड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो कि सॉलिड होता है और सेमी सर्कुलर होता है, इसे हम लोग स्तूपाज कहते हैं। मैं एक बार आपको इसकी इमेज भी दिखा दूं यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे स्तूपाज देख सकते हो। ये है सांची की स्तूपा, सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो बनाया गया था अशोका के टाइम में। एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मौर्यन आर्किटेक्चर का, कि वो लोग कितने कह सकते हो कला के क्षेत्र में नए नए डिजाइन बनाना, अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाना, उसमें कितने आगे थे, बेसिकली इस चीज को दिखाता है। अच्छा आगे, और नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है वो है विहाराज। व्हाट इज विहाराज, तो विहाराज बच्चों याद रखनी है इस बारे में कि विहाराज वर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग रहा करते हैं ना, उसे बच्चों हम लोग विहार्स कहते हैं, विहार। नेक्स्ट है धर्मचक्र। धर्मचक्र मीन्स क्या हुआ बच्चों, तो इसका मतलब बेसिकली हुआ धर्मचक्र आर द व्हील्स कार्व्ड ऑन द अशोकन पिलर एट सारनाथ, जो कि अशोकन पिलर सारनाथ के व्हील्स कार्व्ड ऑन द अशोकन पिलर। तो सारनाथ के अशोकन पिलर में जो धर्म चक्र है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे इमेज में बच्चों देख सकते हो, ये जो चक्र दिख रहे हैं ना, ये इसे हम लोग धर्म चक्र भी कहते हैं, जो बताती है अभी हम लोगों ने इंडियन नेशनल एम्बलम बना के रखा हुआ इसे, और हमने अपने फ्लैग में भी
चक्र को बेसिकली जगह देकर रखा हुआ है। द व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन एंड प्रोग्रेस, इट्स सीन ऑन द नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग में भी इसे हम लोग देख पाते हैं। चलिए कुछ इसके एक्सरसाइज के बारे में जो बात करते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज आपको नजर आ रहा होगा, एक ही वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इस चैप्टर के जो हमारे तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको फिल द ब्लैंक्स देखने को मिलती है। चलिए इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस वीडियो में ही। लिखा है द किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर हैड, जो मौर्यन एम्पायर के किंग होते हैं, हैड डैश पावर। तो डैश पावर मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, सुप्रीम पावर। इसका स्पेलिंग लिख सकते हो SUPREME, सुप्रीम पावर। ही वॉज एडवाइज्ड बाय, उसके एडवाइस कौन देता था बच्चों, इसका आंसर होगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डैश। जो प्रोविंसेस है, देखो स्टेट को हमने डिवाइड करा प्रोविंसेस में, और जो प्रोविंसेस होती थी उसे हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट में। विच वर फर्दर डिवाइडेड, जो डिस्ट्रिक्ट उसे भी हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो वो करते थे बच्चों हम लोग नगर में एंड ग्राम्स में। इसका स्पेलिंग यहाँ से लिख सकते हो, स्पेलिंग जो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट थे उसे लोग फर्दर डिवाइड करते हैं नगराज में एंड ग्रामाज में। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जो कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र का वॉज लुक्ड आफ्टर बाय, किसके द्वारा वो उसकी रूल करी जाती थी, बाय डेथ कमिटीज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 6 कमिटीज। ठीक है, अब है ईच कमिटी कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर, तो सभी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 5 मेंबर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 द लाइन कैपिटल वॉज एडॉप्टेड एज द डैश ऑफ इंडिया। तो लाइन कैपिटल को हमने किस रूप में अडॉप्ट करा है, तो उसे अडॉप्ट करा है बच्चों नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के रूप में, और वो कब करा है, तो इन द ईयर 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द लास्ट मौर्यन एम्पायर, जो लास्ट मौर्यन एम्पायर उसके नाम क्या थे, तो जो उसका नाम था बृहदत्त, जो कि मैंने आपको इसके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बता कर रखा हुआ। ये हो जाएगा हमारा बृहदत्त। और बतानी आपकी जो बृहदत्त है इसकी बेसिकली हत्या किसने करी, तो इसकी जो डेथ है, इसकी जो हत्या है वो करा था पुष्यमित्र ने। और इस पुष्यमित्र ने अपनी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करती है जो कहलाता है शुंग डायनेस्टी। मैच द फॉलोइंग बच्चों हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको याद रखनी है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करानी है। फर्स्ट हमारा है मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कुमाराज क्या था, तो जो कुमाराज जो है वो हमारा रॉयल फैमिली के जो शन होते थे उसको कहते हैं। इसके बाद हमारा है स्तूपाज। व्हाट इज स्तूपाज बच्चों, तो स्तूपाज के बारे में याद रखनी है, ये हमारा डोम शेप्ड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर था। नंबर 4 विहाराज। विहाराज मीन्स, तो विहाराज वर द प्लेस वेयर मोनेस्ट्रीज कह सकते हो आपका, विहार को मोनेस्ट्री, जहाँ पे जो नंबर 5 है धर्मचक्र, और जो धर्मचक्र है वो हमारे नेशनल फ्लैग में है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए कुछ यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो बच्चों आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। ट्रू फॉल्स के भी जो आंसर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं थोड़ी सी आगे कर दूं ताकि आप क्वेश्चन नंबर जो ई है इसके भी आंसर, सॉरी ई के जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं है, एफ के भी इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। यदि आपको ई और एफ के आंसर चाहिए तो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे कंप्लीट करूंगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।